आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर शेल मॉडल, फिलिंग ऑफ न्यूक्लियॉन्स अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर शेल मॉडल। तो न्यूक्लियर शेल मॉडल को हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर्स में कि किस तरह से न्यूक्लियर शेल मॉडल जो है वो डिस्कवर हुआ और न्यूक्लियर शेल मॉडल जो है उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पे वो एप्लीकेबल है। तो हम न्यूक्लियर शेल मॉडल के अकॉर्डिंग ये कहते हैं जो न्यूक्लियॉन्स हैं न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं वो न्यूक्लियर शेल्स में एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर शेल्स में एग्जिस्ट करते हैं, स्पेसिफिक ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व करते हैं। सेम उसी तरह से न्यूक्लियॉन्स भी अपने शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। तो हम न्यूक्लियर शेल मॉडल को पढ़ने से पहले इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग देख लेते हैं। जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स की तरह ही शेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन है, हम पहले इलेक्ट्रॉन्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो लोकेशन है उसको हम डिटरमिन कर सकते हैं थ्रू क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स किसी भी इलेक्ट्रॉन का या जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसका पोस्टल एड्रेस बताते हैं, एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेट करता है, किस तरह का है, उसका स्पिन क्या है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। मतलब क्वांटम नंबर हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? तो ऑर्बिटल्स जो हैं वो रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम, उसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने ऑर्बिटल्स के बारे में स्टडी किया हुआ है, तो ये S, P, D, F ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं और डिफरेंट ऑर्बिटल्स जो हैं वो डिफरेंट शेप के होते हैं। उन शेप्स का मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन उतने जो पाथ है उसको फॉलो करता है या वहाँ पर उसकी फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है। अब क्वांटम नंबर जो है वो 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। फर्स्ट वन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं n से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, 2, 3 सो ऑन हो सकता है, मतलब स्टार्टिंग उसकी होती है 1 से। इट टेल्स अस अबाउट द एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के जो एनर्जी लेवल्स हैं उनके बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है कि फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, इस तरह से। तो जब फर्स्ट एनर्जी लेवल होगा उस टाइम में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी 1। सेकेंड एनर्जी लेवल होगा तो इसकी वैल्यू होगी 2। इसी तरह थर्ड होगा तो उसकी वैल्यू 3 होगी। फोर्थ हमारे पास एनर्जी लेवल होगा तो वैल्यू n की 4 होगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू से हमें एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी लेवल पर है इसके बारे में पता लग जाता है। सेकेंड वन हमारे पास है एज़म्यूथल क्वांटम नंबर, या उसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं, और उसको डिनोट करते हैं हम L से। अब L हमें क्या बताता है? अब पहले हम देख लेते हैं कि L की वैल्यूज़ क्या होती हैं। L की वैल्यू हमारे पास 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब अगर हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो किस लेवल पर है, कौन सी एनर्जी लेवल पर है, अगर वो फर्स्ट एनर्जी लेवल पर है, मतलब n की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब है कि उसका जो एज़म्यूथल क्वांटम नंबर है वो 0 होगा। ठीक है। इसी तरह अगर n की वैल्यू 2 है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड एनर्जी लेवल पर होगा, तो L की वैल्यू 0 या 1 होगी। और n की वैल्यू अगर 3 है तो इसका मतलब है कि जो L है उसकी वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। एज़म्यूथल क्वांटम नंबर हमेशा n से एक वैल्यू कम होगा, या हम ये कह सकते हैं कि एज़म्यूथल क्वांटम नंबर जो है वो n-1 होता है। L की वैल्यू 0 है। उस टाइम में हमने देखा कि n की वैल्यू कितनी थी? 1 थी। और ऑर्बिटल, उस टाइम में ऑर्बिटल हमारे पास s होगा, s ऑर्बिटल होगा। हमें जो ऑर्बिटल है उसकी शेप के बारे में पता चल जाएगा कि कौन सी शेप है। इसी तरह अगर L की वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। उस टाइम में ऑर्बिटल होगा p। थर्ड हमारे पास आ जाते हैं L अगर 2 होगा, उस टाइम में n की वैल्यू कितनी होगी? 3 और ऑर्बिटल हो जाएगा d। इसी तरह L की वैल्यू अगर 3 है तो n जो है वो 4 होगा और ऑर्बिटल हमारे पास f होगा। अब ये जो एज़म्यूथल क्वांटम नंबर है, इट टेल्स अस अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल, कि ऑर्बिटल की क्या शेप है। इसी जैसे हमें पता चल गया कि अगर ऑर्बिटल s है, p है, d है या f है, तो हमें उसकी शेप के बारे में फ़ौरन से पता लग जाएगा। थर्ड क्वांटम नंबर आ जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर हमारे पास L की वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी, क्योंकि L जो है
वो n-1 होता है, तो n की वैल्यू 2 होगी। उस टाइम में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 होगा, -1 होगा और +1 होगा। इसी तरह L की वैल्यू अगर 2 है तो n की वैल्यू हमारे पास 3 होगी और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा? 0 होगा, -1 होगा, +1 होगा, -2 होगा और +2 होगा। अगर L की वैल्यू 3 है तो n की वैल्यू मतलब 4th एनर्जी लेवल है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा? वो होगा 0 होगा, -1 +1, -2 +2, -3 +3। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इट टेल्स अस अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, कि जो ऑर्बिटल है वो उसकी ओरिएंटेशन क्या है। 4th वन आ जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो स्पिन जो है वो +½ हो सकती है या -½ हो सकती है। अब जो फिलिंग होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की या इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है किसी भी एटम में, वो पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होती है। अब जैसे n हमारे पास 1 है, ठीक है, n अगर 1 है तो L की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। हम पहले देख लेते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, 2 है और 3 है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग एज़म्यूथल क्वांटम नंबर देख लेते हैं। तो एज़म्यूथल क्वांटम नंबर अगर n की वैल्यू 1 होगी तो एज़म्यूथल क्वांटम नंबर 0 होगा। अगर n की वैल्यू 2 होगी उस टाइम में एज़म्यूथल क्वांटम नंबर हमारे पास क्या हो सकता है? या तो वो 0 होगा या वो 1 होगा, ठीक है, 2 वैल्यूज़ होंगी 0 और 1। इसी तरह अगर n हमारे पास 3 है मतलब 3rd एनर्जी लेवल है, तो उस टाइम में जो उसकी शेप होगी एज़म्यूथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर होगा वो हमारे पास 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकते हैं। अब इन दोनों के अकॉर्डिंग हम लोग उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा? अगर n की वैल्यू 1 है मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल है, तो L की वैल्यू 0 होगी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारे पास 0 होगा, क्योंकि n 1 पे हमारे पास जब L 0 होगा तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 ही होगा। जब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है इसका मतलब है उसकी स्पिन हमारे पास हाफ होगी, 1/2 उसकी स्पिन होगी। अगर इसकी वैल्यू n की वैल्यू 2 है, सेकेंड एनर्जी लेवल है, उस टाइम में L हमारे पास 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो 0 पे हमारे पास 0 ही होगा, लेकिन 1 पे वो 0 के साथ +-1 हो सकता है। तो यहाँ पे इसकी 3 स्पिन्स होंगी। 0 एज़म्यूथल क्वांटम नंबर है तो उस टाइम में हाफ स्पिन होती है। अब यहाँ पर जो हमारे पास एज़म्यूथल क्वांटम नंबर 1 है, मतलब जो इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो 3 है। 3 आ रहे हैं ना, 0 है, +1 1 है, -1 है, तो उस टाइम में इसकी स्पिन जो है वो 3/2 होगी। इसी तरह 3 में हमारे पास 3 एज़म्यूथल क्वांटम नंबर्स होते हैं, 0 1 2, 0 1 और 2। तो 0 पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है और स्पिन हाफ होगी। उसके बाद 1 पे हमारे पास 0 +1 और -1 है, तो इसकी 3/2 होगी। और 2 पे 0 है, +1 है, -1 है, +2 है और -2 है, मतलब 5 हमारे पास इसकी डिफरेंट स्पिन्स होंगी। तो ये टोटल इसकी स्पिन जो है वो 5/2 होगी। अब फिलिंग जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो हमारे पास होती है एफबो प्रिंसिपल और हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग। सेम उसी तरह से न्यूक्लियर शेल में न्यूक्लियॉन्स की फिलिंग होती है। तो हम न्यूक्लियॉन्स की फिलिंग को अब देखते हैं। यहाँ पर भी जो ऑर्बिटल्स हैं जिसकी एनर्जी लेस होगी, सबसे पहले वो ऑर्बिटल फिल होगा, उसके बाद उससे नेक्स्ट एनर्जी लेवल वाला। एनर्जी लेवल्स के अकॉर्डिंग ये फिलिंग होगी। तो सबसे पहले S1s में फिलिंग होगी, ठीक है। 1s जो है उसकी स्पिन हमारे पास हाफ होती है। फिर आ जाता है 1p, तो उसके बाद 1p में फिलिंग होगी, क्योंकि 1s के बाद 1p न्यूक्लियॉन्स के केस में 1s के बाद जो एनर्जी लेवल आता है वो 1p आएगा। 3/2 और हाफ मतलब 1/2 होगी और 3/2 होगी। 3/2 जो है उसकी एनर्जी लेस होगी एज़ कम्पेयर टू 1/2, तो 1/2 अबव आ जाएगा और 3/2 नीचे आ जाएगा। फिर हम आते हैं, फिर फिलिंग होगी 1d की और 1d के साथ ओवरलैप कर जाएगा 2s। उसके बाद 1f की फिलिंग होगी, तो 1f में 7/2, उसके बाद हमारे पास 2p इसी में ओवरलैप हो जाएगा और इसकी 3/2 होगी, फिर 5/2 होगी और 1/2।
इसकी स्पिन्स होंगी, ये जो f ऑर्बिटल है उसकी स्पिन्स होंगी। हमने इसके प्रोटॉन्स को पहले फिलअप करना स्टार्ट करना है, 1s से स्टार्ट करेंगे। तो 1s में हमारे पास कितने न्यूट्रॉन्स आएंगे, हमने इसकी मल्टीप्लिसिटी को पहले कैलकुलेट कर लेना है। मल्टीप्लिसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2s + 1। तो यहाँ पर हमारे पास 2s जो है s स्पिन है, इसकी स्पिन सबसे पहले 1s की स्पिन देखते हैं। तो 1s की स्पिन हमारे पास हाफ है। अगर हम 2 × 1/2 करें और +1 कर दें तो हमारे पास आंसर आता है 2। तो 1s की जो मल्टीप्लिसिटी है वो 2 है। इसका मतलब है इसमें 2 न्यूक्लियॉन्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं, 2 न्यूक्लियॉन्स आ सकते हैं या फिलअप हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 न्यूक्लियॉन्स। उसके बाद आ जाते हैं हम 1p पे। तो 1p में हमारे पास हाफ है और 3/2 है। तो 3/2 को हम देखें तो इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी निकलती है, 2 × 3/2 + 1, ये हमारे पास इक्वल आता है 4 के। तो यहाँ पर इसकी जो हमारे पास मल्टीप्लिसिटी है वो 4 है। 4 इसमें न्यूक्लियॉन्स आ सकते हैं, जो फिलिंग होती है वो 4 न्यूक्लियॉन्स की हो सकती है। उसके बाद हमारे पास हाफ होगा। तो हाफ का मतलब है वो वही वाला जो पहले हमने देखा है कि 2 × ½ + 1, तो ये इक्वल होगा 2 के। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं 1d की तरफ। तो 1d और 2s ये दोनों आपस में ओवरलैप हुए हैं। तो 1d जो है वो हमारे पास 5/2 है, मतलब 2 × 5/2 + 1, ये इक्वल होगा 6 के। यहाँ पर 6 न्यूक्लियॉन्स आ सकते हैं। फिर आ जाता है दोबारा से 1/2, इसमें 2 न्यूक्लियॉन्स आ सकते हैं। फिर 3/2, इसमें 4 न्यूक्लियॉन्स आ सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं 1f की तरफ। अब 1f का जो हमारे पास नीचे वाली स्पिन है वो तकरीबन कंपेरेबल है वो 1d की अपर स्पिन के। तो 7/2 जो है इसको हम देखें तो 2 × 7/2 + 1, ये हमारे पास आ जाएगा 8 के इक्वल। इनकी सबकी मल्टीप्लिसिटी है, मतलब इतने न्यूक्लियॉन्स यहाँ पर वो कर सकते हैं, फिलअप हो सकते हैं, मैक्सिमम न्यूक्लियॉन्स यहाँ पे फिलअप हो सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम स्पिन को कैलकुलेट करते हैं। तो जो न्यूक्लियर शेल मॉडल था वहीं से मैजिक नंबर्स भी डिस्कवर हो गए थे। किस तरह से हुए थे, जो 1s है उसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो ये 2 फर्स्ट मैजिक नंबर है। 1p जो है उसको अगर हम देखें तो 4 + 2, और इसके नीचे वाले शेल को, जो नीचे वाला शेल है उसको साथ हम ऐड करते जाएंगे। तो ये 4 + 2 है और नीचे 2। तो 1p को अगर हम ऐड करें और 1s में तो ये टोटल 8 आ जाता है। तो ये सेकंड मैजिक नंबर आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम 1d और 2s को देखें तो ये ओवरलैप हुए हैं। इसके अगर हम मल्टीप्लिसिटी को कैलकुलेट करें तो ये आ जाती है 6 + 2 + 4, और टोटल को अगर ऐड करें पीछे वाली मल्टीप्लिसिटी के साथ तो टोटल 20 हो गया। ये थर्ड मैजिक नंबर आ गया। इसी तरह जो 1f वाला 7/2 है, 1d है, उसकी एनर्जी के बहुत कंपेरेबल है, अपनी बाकी एनर्जी से काफ़ी बिलो है। तो इसको हम लोग इन सब से अलग काउंट करते हैं। तो इसकी जो एनर्जी है, इसकी मल्टीप्लिसिटी है वो 8 है, और इस 8 को हम बाकी सब के साथ जो पीछे हमारे पास सब मल्टीप्लिसिटी थी 20, उसके साथ ऐड करें तो 28, ये हमारे पास फोर्थ मैजिक नंबर आ जाता है। इसी तरह फिर हम नेक्स्ट मैजिक नंबर्स को कैलकुलेट करते जाते हैं, और न्यूक्लियर शेल मॉडल से ही मैजिक नंबर डिस्कवर हुए थे। ऑर्बिटल में हमारे पास कितने मैक्सिमम न्यूक्लियॉन्स आ सकते हैं। तो क्लोरीन, अगर हमारे पास एक एग्जांपल हम देखते हैं, ये एग्जांपल है क्लोरीन 35 की। अब हमने इसकी स्पिन को कैलकुलेट करना है, तो पहले हम इसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके प्रोटॉन्स हैं 17 और इसके न्यूट्रॉन्स हैं 18। हम इसके प्रोटॉन्स को फिलअप कर लेते हैं। तो 1s में कितने इसमें प्रोटॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 प्रोटॉन्स। उसके बाद फिर 4 प्रोटॉन्स, फिर हमारे पास 2 प्रोटॉन्स। तो ये कितने हो गए हैं टोटल 8। फिर 8 और 6 14 हो गए हैं। उसके बाद फिर 2 16 हो गए हैं, और उसके बाद फिर 4। यहाँ पर एक इसका न्यूक्लियॉन आएगा, मतलब एक प्रोटॉन आ जाएगा। तो इस शेल की जो हमारे पास स्पिन है वो कितनी होगी, वो होगी 3/2। तो ये हम लिख लेते हैं 3/2। उसके बाद अगर हम इसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स देखें तो वो 18 है। 18 अगर किसी भी न्यूट्रॉन वो इवन नंबर में हो तो उस टाइम में उसकी जो मल्टीप्लिसिटी है वो हमारे पास मल्टीप्लिसिटी नहीं, जो उसकी स्पिन है वो हमारे पास 0 हो जाएगी, क्योंकि 2 स्पिन जो हैं वो पेयरिंग में हो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो यहाँ पर इसकी स्पिन 0 होगी, और टोटल अगर हम स्पिन कैलकुलेट करें तो वो कितनी होगी, प्रोटॉन की स्पिन प्लस न्यूट्रॉन की स्पिन, तो ओवरऑल 3/2। क्लोरीन की जो स्पिन, क्लोरीन 35 की
जो स्पिन है वो कितनी होगी, वो होगी 3/2। उसके बाद सेकेंड हम क्लोरीन 37 अगर देखें तो उसकी स्पिन कितनी होगी। अब उसमें प्रोटॉन्स हमारे पास 17 है और न्यूट्रॉन्स 20 हैं, तो वो सेम वही केस हो जाएगा। फिर हम आ जाते हैं फॉस्फोरस 31 पर। तो फॉस्फोरस 31 में प्रोटॉन्स जो है 15 है, न्यूट्रॉन्स 16 है। 15 प्रोटॉन्स का मतलब क्या है, अब हमने इसकी फिलिंग करनी है तो यहाँ पर पहले आ जाएगा 2, उसके बाद फिर 4, बाकी 4 जो जिसकी मल्टीप्लिसिटी है वहाँ पे 4 प्रोटॉन्स आ जाएंगे, फिर 2 प्रोटॉन्स आ जाएंगे, फिर 6 प्रोटॉन्स आ जाएंगे, फिर 1 प्रोटॉन आ जाएगा। ठीक है, जो 2s है, अब हमारे पास 2s जो है वहाँ पे 1 प्रोटॉन आ जाएगा और बाकी हमारे पास इसकी स्पिन कितनी है, स्पिन फिर इसकी हो जाएगी 1/2। तो यहाँ पर स्पिन 1/2 है और न्यूट्रॉन्स इसके इवन नंबर में हैं, तो स्पिन उसकी स्पिन होगी 0। दोनों स्पिन ऐड कर लेंगे तो इसकी स्पिन हाफ आ जाएगी। इस तरह से हम लोग न्यूक्लियर शेल मॉडल के अकॉर्डिंग उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं।